हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग रबी क्रॉप्स में लेंटिल कल्टीवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कॉमन नेम में मसूर भी बोलते हैं, मसूर की दाल। हम इधर जो लेंटिल के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिन पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं या आए जा सकते हैं, उन सबको इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेंटिल, जिसका साइंटिफिक नेम लेंस एस्क्यूलेंटा है, जिसे हम लेंस क्यूलरिस भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम मसूर है। आपने अक्सर सुना होगा, घरों में मसूर की दाल बनती है। इसकी काफ़ी कुछ वेराइटीज़ बनती हैं और इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी सही है। इसे एशिया में मोस्टली ग्रो किया जाता है और ये जो है इसका दाल बनाया जाता है, इसे स्नैक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, फ्लोर बनाने में यूज़ किया जाता है, स्वीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इसमें एक सैपोनिन करके कंपाउंड भी होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ये कैल्शियम फास्फोरस का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। और इसमें प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं, इवन आयरन की कमी भी होती है, तो आपको मसूर सजेस्ट किया जाता है मसूर की दाल खाने के लिए, क्योंकि इसमें आयरन भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फैमिली की बात करें तो लेंटिल जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, जिसे आप जानते हैं कि फेबेसी भी बोला जाता है। ओरिजिन की बात करें तो आपको ना मेडिटेरियन रीजन इसका ओरिजिन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कुछ पेपर में आपको इजिप्ट या अफ़गानिस्तान मिलेगा इंस्टेड ऑफ मेडिटेरियन रीजन। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको मेडिटेरियन रीजन मिलता है ऑप्शन में तो उसे टिक करना है, लेकिन अगर आपको इजिप्ट या अफ़गानिस्तान मिलता है ऑप्शन में तो आप इसे टिक करेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 14 होता है। बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। तो जैसा कि हम जानते हैं लेंटिल रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए हमें कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। तो इसे विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। ये जो है एसिडिक रेन को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, और ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है। और रेन से इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सूटेबल है लोमी, एलुवियल और ब्लैक सॉइल के लिए। इसका पीएच न्यूट्रल क्यों, मतलब थोड़ी सी ना एल्किलिनिटी की तरफ भी जा सकता है, मतलब 6.5 से लेके 7.5 तक के रेंज में सॉइल का आपके पीएच होना चाहिए। अगर वो एसिडिक है यानी 7 से बिलो है तो फिर उसमें आपकी मसूर की कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। रूट्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा। सीड रेट की बात करें तो एक्चुअली में जो हमारा मसूर होता है वो 2 टाइप के सीड्स होते हैं उसमें, एक मैक्रोस्कोपिक सीड और एक एक मैक्रोस्पर्मा सीड और माइक्रोस्पर्मा सीड। जो मैक्रोस्पर्मा है, नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा और स्पर्मा मीन सीड। तो इसमें सीड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और माइक्रो मतलब छोटा, स्पर्मा मतलब सीड। तो अगर आपने मैक्रोस्पर्मा सीड ग्रो करना चाहा है तो आपको 30 to 40 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप माइक्रोस्पर्मा यूज़ करने वाले हैं तो 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। और अगर आपने लेट सोइंग की है तो आपको पता ही है, जब भी हम लेट सोइंग या अर्ली सोइंग करते हैं तो जो नॉर्मल सीड रेट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही सीड डालते हैं। जैसे वीट में ±25 चलता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप अर्ली और लेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ पॉपुलेशन का उतना अच्छा कल्टीवेशन मिल पाना थोड़ा मुमकिन नहीं होता है। हो सकता है कि वो ग्रो ही ना करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस पॉसिबिलिटी को, हम ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रो करते हैं, ताकि अगर कुछ सीड्स ख़राब निकल आएँ या कुछ सीड्स जो हैं वो अर्ली और लेट सोइंग की वजह से ना ग्रो करें, तो भी हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मेंटेन रहे और यील्ड हमें अप्रोप्रिएट मिले। तो इसलिए हमेशा लेट और अर्ली सीड रेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो लेट सोइंग में हम 30 से 60 kg पर हेक्टेयर सीड रेट यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं स्पेसिंग की। तो यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल सोइंग किया है तो 30 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग रहती है। वही अगर लेट सोइंग किया है तो इट शुड बी 20 सेंटीमीटर रो टू रो। हाँ, एक बुक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसका नाम है बेसिक टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज की एक बुक है, जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, सॉइल साइंस और ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है इसमें लाइफ स्टॉक जैसे कि एक्सप्लेन किए गए हैं, बेसिक्स इनके, उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट एग्रीकल्चर फील्ड में आए हैं, या जिन्हें एग्रीकल्चर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में पता नहीं है। तो ये बुक काफ़ी इजी लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन करती है। आप ये बुक ले सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, इसलिए 50-60 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपको ये बुक पड़ती है। और मैं जो सजेस्ट करूँगी, आपको फोर्स ऑफ कॉस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आप ये बुक को देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू के लिए 2-3 पेजेस जो हैं आपको इसकी साइट्स पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आती है बुक तो आप देख लीजिएगा। मतलब जो भी जिनका
बेसिक जो है अच्छे से क्लियर नहीं है वो इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये कोई प्रमोशन या इस टाइप से नहीं है, लेकिन हाँ बुक के बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छे है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आगे बात करते हैं सीड के साइज़ की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो टाइप के सीड्स हम ग्रो करते हैं, एक बिग सीड एक स्मॉल सीड। बिग कौन सा, तो मैक्रोस्पर्मा, और स्मॉल कौन सा, माइक्रोस्पर्मा। जो मैक्रो है उसे अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में ग्रो किया जाता है, वही जो माइक्रोस्पर्मा है उसे हम इंडिया में कल्टीवेट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपसे पूछा जाता है कि लेंटिल का कौन सा सीड जो है वो इंडिया में ग्रो किया जाता है। उसमें आपको ऑप्शन में मैक्रोस्पर्मा, माइक्रोस्पर्मा और उसके बाद कुछ और वैरायटी के नाम लिखे मिल जाएंगे, जो कि मैक्रोस्पर्मा सीड्स की वैरायटी के नाम होंगे। तो अब इसमें आपको पता होगा कि जो माइक्रोस्पर्मा है वो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है, तो आप माइक्रोस्पर्मा को टिक करके आएंगे। तो इसलिए पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, इसमें जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड है। इसे प्रीडोमिनेंटली एशिया में ग्रो किया जाता है। एशिया में अप्रॉक्स 80% जो ग्रोथ है मशरूम की जाती है, मसूर की जाती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और साउथ यूरोप में भी मसूर को ग्रो किया जाता है। इंडिया में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट में पूछे तो यूपी है। उसके अलावा यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है हमारा लेंटिल। इसे एज अ ड्राई सीड भी कंज्यूम किया जाता है। आपको मसूर की दाल ड्राई फॉर्म में ही मिलती है दुकानों में से। इंडिया में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था, इसे फ्लोर मतलब कि जो आटा होता है वो बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, सर्वर, स्नैक्स, स्वीट्स, बहुत सारी जो हमारी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल वो जो सन टैन रिमूव करने के लिए पैक्स बनाए जाते हैं होम रेमेडी से, वो उसमें भी मसूर यूज़ किया जाता है। और भी बहुत से ब्लाइटनिंग, ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स में मसूर को यूज़ किया जाता है, हमारे लेंटिल को। इसके अलावा बताया आपको बहुत सारे स्नैक्स बनाने में, स्वीट बनाने में भी हमारे लेंटिल का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोटीन बात करें तो 25% होता है और कार्बोहाइड्रेट 60% होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन भी सेम अमाउंट में होता है। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है और टैप रूटेड होता है। इसमें एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा सेल्फ पॉलिनेटेड, तो इसमें 90 to 95% सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन वही कुछ बागी निकल आते हैं और हमारा जो 5-10% होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नेचुरली काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड वेराइटीज़ भी कभी कभार मिल जाती हैं। ठीक है, ये टैप रूटेड होता है, जैसे हमें पता ही है लेग्यूम्स टैप रूटेड ही होते हैं। और लॉन्ग ड्राई प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, वो डे है, ओके, आर नहीं है, ए है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। अब जो मैंने एक बात बोला था, जो कि स्टार्टिंग में भी बोला था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसूर के अंदर एक टॉक्सिक प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सैपोनिन। ठीक है, क्या कहते हैं, सैपोनिन। ये 3.7 से 4.9 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स में प्रेजेंट होता है और ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक है, सैपोनिन क्या पॉइंट है, मसूर जो होता है हमारा लेंटिल, उसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सैपोनिन, जो कि 3.7 से 4.9 ग्राम पर केजी प्रेजेंट ऑफ सीड में प्रेजेंट होगा और ये रिड्यूस करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया ये रिच सोर्स है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और विटामिन का। तो आयरन, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि मसूर की दाल ज़्यादा खाएं, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं वेराइटीज़ की, तो इसकी वेराइटीज़ बहुत सिंपल नाम है, जैसे कि पूसा 1, पूसा 2, पूसा 6, पूसा 2006, पंथ 2009, पंथ एल फॉर लॉन्ग डेज, 639, L4, T36, B77, K15, जिसे हम मलिका भी नाम से जानते हैं। और ये क्यों लिखा है यहाँ पे, बाकी किसी का कॉमन नेम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि मलिका इज़ वेराइटी ऑफ, तो द आंसर इज लेंटिल। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की। इसमें हम पहले फील्ड का प्रिपरेशन देखेंगे, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट और लास्ट में हार्वेस्टिंग, जो हम हमेशा से करते आए हैं। सबसे पहले फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें प्लोइंग, हैरोइंग और प्लैंकिंग की जाती है। जब तक एकदम हमें फाइन टिल्थ ना मिल जाए तब तक हम ऐसा करते हैं। ठीक है, लेंटिल को जो है आप मोस्टली क्या देखेंगे, जो फार्मर्स होते हैं वो इसे एज अ सेकेंड क्रॉप ग्रो करते हैं। मतलब आपका राइस की फील्ड में जब राइस हार्वेस्ट होने को आने वाला होता है, जब उसका हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड आने वाला होता है, उससे पहले वो फील्ड में जब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं रैंडमली इसके लेंटिल के सीड्स को। ठीक है, और एज अ सेकेंड क्रॉप इसको ग्रो कर लेते हैं। इससे उनका टाइम बचता है
है ना, और थोड़ा सा रिसोर्स भी बचता है जैसे कि वाटर वगैरह का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे वीट जो है वो ज़्यादा इनग्रोथ हो जाती है, तो वीट मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा फॉर योर नॉलेज। ये देखिए मसूर से क्या क्या बन रहा है, दाल बनता है और इससे ये स्प्राउट्स बन रहे हैं, सैलेड बनता है, मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। दाल तो सारी, लेग्यूम्स तो सारे हेल्थ है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो वही आपका सॉइल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिकमेंडेड NPK डोज मिलेगा। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि लेंटिल में 20 to 50 to 20 kg पर हेक्टेयर NPK यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट नेक्स्ट हमारा है। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि इसको पानी से बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए 1 से 2 इरिगेशन भी काफ़ी होती है। क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें तो फ्लावरिंग जो कि 45 डेज आफ्टर सोइंग होता है, और ग्रेन फिलिंग स्टेज जो कि 80 डेज आफ्टर सोइंग। तो ये दोनों जो स्टेज है आपका, फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज, ये क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। प्रीवियस ईयर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि क्रिटिकल स्टेजेस आपके पल्सेस की पूछी जाती है। ये अभी जैसे हम रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स ये सब पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम में जो है एग्रोनॉमी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसमें ये आता है। एग्रोनॉमी काफ़ी मेजर पोर्शन है, काफ़ी, इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों का एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि जैसे हॉर्टिकल्चर है या और कोई है ना, उसमें एक ही चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कोर्स की नहीं। कोर्स में तो फिर बहुत वैरायटी आ जाता है, लेकिन एग्रोनॉमी इटसेल्फ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी वजह से बच्चे एग्रोनॉमी की तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन हाँ वही है, इसमें याद करने का तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जैसे क्रिटिकल स्टेज आप समझ गए, लेकिन याद तो आपको करके रखना पड़ेगा ना। कितना ही समझाओगे कि फ्लावरिंग होता है, टिलरिंग होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, अल्टीमेटली तो मेरे को याद है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। खैर ये सब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि GRF ICR के बारे में, तब हम उसमें बात करेंगे कैसे सब्जेक्ट्स वगैरह लेते हैं, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के लिए जो सबसे कॉमन आपने नाम सुना होगा वही दोनों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो ये दोनों मोस्टली आप बच्चे लिख के आ जाते हैं और टीचर्स मार्क्स भी दे देते हैं। लेकिन हाँ, जो थोड़ा डिफरेंट है प्लीज़ उसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फ्लूराक्लोरीन आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर प्लांटिंग। ठीक है, 1 kg। और अगर आपने प्लांटिंग कर दिया तो प्री इमर्जेंस के तौर पे आप बेसिलिन को 1 kg पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट हमारा पॉइंट, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? जब आपके जो मेजॉरिटी ऑफ पॉड्स है ना वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और आप प्रिवेंट करने के लिए शैटरिंग मतलब क्या, जब आप सबके पकने का वेट नहीं करते कि आपका सारा पॉड में जो है ना वो मैच्योर होगा। अगर आप वेट करेंगे तो क्या होगा, जो जैसे स्टार्टिंग के ऊपर वाले जल्दी मैच्योर हो गए, मतलब मैच्योर हो गए, और नीचे वाले अभी ग्रीन ही है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो आप उनका वेट नहीं करेंगे, देखेंगे आपके 60% से प्लस आपका हो चुका है मेजॉरिटी मैच्योर, और आप उसको हार्वेस्ट कर देंगे। वरना अगर सबके हार्वेस्टिंग का मतलब मेच्योरिटी का वेट करेंगे तो उसमें शैटरिंग होने लगेगी, मतलब जो मैच्योर हैं पॉट्स वो आपके उसमें से क्रॉप में से गिरने लगेंगे और आपका यील्ड जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत की लेकिन आपको अच्छी जो है यील्ड नहीं मिल पाएगी, उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपने सबका वेट किया और इसकी वजह से शैटरिंग हो गई और आपके जो मैच्योर पहले हो गए थे वो बर्बाद हो गए। इस वजह से स्टोरेज कब किया जाता है, तो जब 12% मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो वो सूटेबल रहता है फॉर द स्टोरेज। और यील्ड की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है आपको इससे यील्ड मिलती है। यहाँ तक इसमें था। और अगर डिजीज़ की बात करें तो इसमें जो मसूर में यानी आपके लेंटिल में जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ लग जाती है वो विल्ट है, आप उसको पढ़ेंगे। और इंसेक्ट इसमें जो है वो ग्राम एंट वॉर्म हो गया या फिर इंसेक्ट पॉट बोरर होता है, इस टाइप के इंसेक्ट्स जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसमें लेंटिल में इतना ही इम्पॉर्टेंट था। बाकी कोई एस्पेक्ट्स अगर मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू उसे कंप्लीट कर दूंगी, वहाँ पे बता दूंगी। सजेस्ट करते रहिएगा ऐसे जैसे आप करते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।